अस्सलामुअलैकुम। नावल शुरू करते हैं। घबराहट भरे अंदाज में वो गीले बालों को तौलिए से लपेटती बाथरूम से बाहर निकली थी। ताईजान ने तीसरी दफ़ा उसे आवाज़ दी थी और चौथी दफ़ा आवाज़ देने का मतलब था मारूफ के मरे हुए वालिदैन के बारे में। एक दफ़ा फिर ताईजान के मुँह से मुलाज़ात निकलते और मारूफ कम अज़ कम आज ये नहीं चाहती थी। आज इसके वालिदैन की बरसी थी। सुबह से बात बेबात इसकी आंखें भीग रही थी, मगर इस वक्त तो वो रोना भी भूल चुकी थी। बस आ रही हूँ ताईजान, घबराहट के आले में मारूफ ने निचोड़ते बालों की परवाह किए बगैर ही दुपट्टे की तलाश में नज़रें दौड़ाई। हल्के सब्ज़ रंग के सादा सा शलवार कमीज़ के साथ का दुपट्टा उसे कहीं नज़र ना आया। क्या मुसीबत है, यहीं पर तो रखा था दुपट्टा। कपड़े इस्त्री करते वक्त वो रूहानसी हुई थी, मगर छोटे से कमरे में दोबारा नज़र दौड़ाने पर भी उसे कहीं दुपट्टा नज़र ना आया। मारूफ, बाहर आ रही हो या मैं तुम तक आ जाऊँ? ऐसी कौन सी हूर परी हो तुम जो तुम्हारे फैशन ही पूरे नहीं हो रहे हैं? आधा घंटा पहले नहाने वॉशरूम में घुसी थी, अभी तक तुम्हारे इंतज़ार में बैठी हूँ। किचन में सारा काम फैला हुआ है, आखिर कब बाहर आओगी तुम? ताईजान की छत फाड़ देने वाली आवाज़ एक दफ़ा फिर सुनाई दी। वो दुपट्टा भूलकर तेज़ी से बाहर की समत लपकी थी। लंबे बाल छोटे से तौलिए में समेटना मुश्किल हो रहे थे, मगर फ़िलहाल वो कमरे में मज़ीद रुकना अफोर्ड नहीं कर सकती थी। ताईजान का गुस्सा आसमान को पहुंचता, इससे पहले ही वो किचन में मौजूद थी। कितनी देर है मेहमानों के आने में रहमत बीबी? मैं बस जल्दी जल्दी सारा खाना तैयार कर लूँगी। प्याज़ों की टोकरी में से प्याज निकालते, छुरी हाथ में पकड़ते वो बुरी तरह हवास पाख्ता हो रही थी। रहमत बीबी ने अफसोस भरी निगाह मारूफ पर डाली। मेहमान बस आने वाले हैं जी। अरहम साहब ने सख्ती से कहा है, किसी चीज़ में कोई कमी नहीं रहनी चाहिए। रहमत बी की बात पर मारूफ ने सर हिलाया और जल्दी प्याज काटने लगी थी। लंबी लंबी पलकों से ढकी सब्ज़ आँखों में प्याज़ों के काटने से जलन होने लगी। प्याज काटना उसे हमेशा से बुरा लगता था, मगर यहाँ सारे वो काम वो बाखुशी करती थी जो उसे बुरे लगते थे। पानी से लबरेज आँखों के साथ तेज़ी से प्याज काटते उसे ताईजान का खौफ था और फिर अरहम का, और शायद यही खौफ इसके सर पर सवार था कि तेज़ धार की छुरी अचानक इसके बाएं हाथ की हथेली पर लगी थी। एक सिसकी मारूफ के लबों से निकली। ओ खुदाया, इतना ज़्यादा कट गया। इसने घबराकर अपना हाथ ऊपर उठाया, जहाँ खून के बारीक सी धार बहती हुई नीचे फर्श पर गिर रही थी। मारूफ का दिल धड़कना भूल गया। हमेशा की तरह माँ बाप के खून में डूबी हुई लाशें इसके जहन के पर्दे पर लहराई थी। वो यकलक लड़खड़ाई, अभी तक खाना पकने की खुशबू नहीं आई। मारूफ, आखिर तुम्हारा ध्यान कहाँ है? ताईजान की चिंगाड़ एक दफ़ा फिर सुनाई दी। मारूफ ने लड़खड़ाकर किचन की स्लैब को थामा। बैंडेज वाला बॉक्स कहाँ है? रहमत भी, अगर आज वक्त पर खाना नहीं बना ताईजान के साथ साथ अरहम भी मुझे जान से मार देंगे। वो आंसुओं को दबाते हुए बमुश्किल बोली थी। बाएं हाथ में दर्द की ठेसें उठ रही थी। रहमत भी सर पर हाथ मारकर कुछ सोचने लगी। इन्हें कुछ याद नहीं था कि फ़र्स्ट एड बॉक्स कहाँ रखा था। घबराई बुखलाई मारूफ दाएं हाथ से अपने रस्ते खून को दबाते किचन से बाहर निकली। उसे याद आया, कल शाम मारिया ने अपने बेटी की उंगली पर पट्टी बांधकर वो बॉक्स गेस्ट रूम में ही रख दिया था। मारूफ ने आओ देखा न ताओ तेज़ी के साथ लाउंज अबूर कर के वो गेस्ट रूम तक पहुंची थी और फिर एक सेकंड में इसने दरवाज़ा खोला और गेस्ट रूम में दाखिल हो गई। और इसके अंदर दाखिल होने की देर थी, अंदर मौजूद केकों का तूफ़ान थम सा गया। अंदर जितने भी अफराद मौजूद थे, सब ने एक साथ मारूफ को रुख मोड़ कर देखा। सभी की नज़रें और के साख्त हुए थे। कई निगाहों में सताइश उमड़ी और कई में हैरत। दरवाजे में खड़ी मारूफ के सांस अंदर ही कहीं गुम हो गई थी। ड्राइंग रूम खाली नहीं था। वो ये कैसे भूल गई कि आज तो अरहम के मेहमानों ने आना था, और मेहमान आने वाले नहीं थे, मेहमान आ चुके थे। कम अज़ कम 5 अफराद जो अरहम के ही हम उम्र थे। सब के सब इस वक्त रुख मोड़े हैरत से मारूफ को देख रहे थे, जो अपने निचोड़ते गीले बालों में तौलिया लपेटे बगैर दुपट्टे के नीम भीगी शर्ट के साथ हैरान परेशान सी दरवाजे में खड़ी थी। इसकी बड़ी बड़ी सब्ज़ आंखें खौफ से फैली हुई थी। छोटी सी नाक गुलाबी हो रही थी और दाएं हाथ की सफ़ेद उंगलियों ने बाएं हाथ को दबोच रखा था। वो मुझे फ़र्स्ट एड बॉक्स चाहिए, मेरे हाथ पर चोट लग गई है। सबको अपनी तरफ देखते पाकर मारूफ ने घबराकर कहा था। ये बात कहते इसने बमुश्किल अरहम खानज़ादा की तरफ देखा, जो अभी तक शौक की सी कैफियत में इसी की तरफ देख रहा था। इस बात पर गोया वो
होश में आया। एक झटके से अपनी जगह से उठते इसने पलटकर अपने दोस्तों को देखा। इसकी निगाहों में ऐसा सर्द तासुर था कि सभी ने घबरा कर अपनी निगाहें पलटाई थी, सिवाय एक शख्स। अरहम खानज़ादा के पास अपने इस दोस्त को देखने का वक्त नहीं था, जो आंखें खोले किसी सहरज़दा इंसान की तरह हुस्न की इस मलका को देख रहा था, जिसके चेहरे पर अब खौफ के मारे हवाइयाँ उड़ रही थी। चलो मेरे साथ, अरहम खानज़ादा ने दबोचने वाले अंदाज में मारूफ की कलाई जकड़ी तो मारूफ के कदमों से जैसे जान निकली थी। वो फर्स्ट एड बॉक्स ले लें प्लीज़, मुझे बैंडेज करनी है, खाना नहीं पक्का तो ताईजान मुझे जान से ही मार देंगे। वो बहुत मुश्किल मनमनाई थी, मगर अरहम ने जैसे इसकी बात सुनी ही नहीं। उसे बाजू से पकड़कर घसीटता हुआ ड्राइंग रूम से निकालकर सीधा इसके कमरे में ले आया था। किस लिए आई थी वहाँ? ड्राइंग रूम में अपना हुलिया देखा है? ये नन्हा सा तौलिया बालों में लपेट कर तुम्हें लगता है कि तुम्हारा पूरा जिस्म छुप गया है? कतरे टपक रहे हैं पानी के तुम्हारे बालों में से। ये शर्ट ये आधी से ज़्यादा भीगी हुई है और तुम्हारे जिस्म के साथ चिपकी हुई है। चादर तो दूर की बात है, दुपट्टा तक नहीं है तुम्हारे पास। मेरे ख़ानदान की औरतें इतनी गिरी हुई कब से हो गई कि गैर मर्दों के सामने इस हुलिये में आने लगी हैं? आखिर समझती क्या हो तुम खुद को? कमरे में पहुंचते अरहम खानज़ादा ने उसे अंदर धकेला। मारूफ की आंखों में आंसू उतरे। या मेरे अल्लाह, मैं कैसे भूल गई कि इस शख्स के मेहमानों ने आना था। मैं आखिर वहाँ गई ही क्यों? मारूफ का दिल चाहा वो अपना सर पीट ले, मगर अब तो गलती हो चुकी थी। अरहम किसी सूरत में भी अपने दोस्तों और बाहर के मर्दों के सामने फैमिली की लड़कियों को आने की इजाज़त नहीं देता था, और इस बात पर वो कितना सख्त था ये बात मारूफ अच्छे तरीके से जानती थी। बताओ, मैंने पूछा है, आखिर किस बात का घमंड है तुम्हें? ये हुस्न ये दिखाने आई थी वहाँ इतने सारे मर्दों को? तुम हाँ जब मैं किचन में रहमत भी को बोल कर गया था कि मेरे मेहमान आ गए हैं, अब ड्राइंग रूम में कोई ना आए तो बताओ वहाँ क्यों आई थी तुम? अरहम खानज़ादा ने यकलक तो उसे कंधों से पकड़कर दीवार के साथ लगाया था। इसका बस नहीं चल रहा था कि मारूफ का गला दबाते रह रहकर इसके जहन में वही मंज़र आ रहा था जब सारे दोस्तों की नज़रें इसकी इस कदम पर जमी थी। जानबूझकर नहीं आई थी मैं वहाँ। हमेशा नेगेटिव ही क्यों सोचते हैं आप मेरे बारे में? और मुझे नहीं बताया था किसी ने कि आपके मेहमान आ गए हैं? मैंने थोड़ी कहा था कि वो मुझे देखें। आंसुओं के दरमियान वो बमुश्किल बोली। अरहम खानज़ादा का खून खौल उठा। तुम्हें अपनी गलती का अंदाज़ा भी है? बजाय माफ़ी मांगने के तुम ये साबित कर रही हो कि मेरी सोच गलत है ना? अरहम खानज़ादा की सुरमई आंखों में खून उतरा था। मारूफ ने घबराकर अपनी पलकें मींच ली। वो जो मज़ीद भी कुछ कहने वाला था एकदम ठटका दीवार के साथ लगी। मारूफ धीरे धीरे लरज़ रही थी। इसके कंधों पर मजबूती से जमे अरहम खानज़ादा के हाथ ढीले पड़े। वो इसके बेहद करीब खड़ा था। दिल लम्हे भर के लिए मारूफ के बालों में बेतरतीबी से लपेटा गया टॉवेल फंसल कर इसके कंधों पर आ पड़ा। लंबे गीले बाल पल भर में बिखर गए। अरहम ने बेसाख्ता अपनी निगाहें चुराई। अब ये समेटो अपने बिखरे बालों को, कोई ढंग का दुपट्टा ओढ़ो और किचन में जाकर प्लीज़ कुछ तैयार करो। मेरे मेहमान आए हैं, मैं इन्हें भूखा तो नहीं ना भेज सकता। अपने दिल को संभालता वो पीछे पलटा था और यही उसे गलती हुई। इसने मारूफ का बायां हाथ पकड़कर गैर इरादी तौर पर इसके बालों तक ले जाना चाहा और इसी लम्हे इसके लबों से कराह निकली थी। नहीं प्लीज़, बहुत दर्द हो रहा है, वो यकलक बोली। और फिर जैसे इसका सारा ज़ब्त ख़त्म हो गया, वो एकदम फूट फूट कर रोने लगी थी। अरहम खानज़ादा ने मुड़कर इसकी तरफ देखा। अपने ज़ख्मी हाथ को सीने पर रखे वो दर्द की शिद्दत से रोती इस वक्त उसे इंतहाई मासूम लगी। क्या हुआ है तुम्हें? मारूफ, मुझे देखने दो। अरहम के अंदाज में नरमी उतरी थी। इसने आहिस्तगी से मारूफ का ज़ख्मी हाथ थामना चाहा, मगर इसने सख्ती से अपना हाथ छुड़ा दिया। वो अरहम के गुस्से से सख्त खौफज़दा हो जाती थी और अब तो वो बुरी तरह से डर गई थी। अरहम को अपनी गलती का एहसास हुआ। चुप हो जाओ मारूफ, मुझे देखने दो, किस चीज़ का ज़ख्म है ये? आई एम सॉरी, मैंने पहले ध्यान नहीं दिया। अरहम के लबों से गैर इरादी तौर पर निकला था। इसके दिल को कुछ हुआ था। इस नाजुक सी लड़की को यूं फूट फूट कर रोता देखते हुए अब की बार इसने मारूफ का ज़ख्मी हाथ पकड़ा। शायद वो खुद भी दर्द की शिद्दत से निढाल हो रही थी। ओ माय गॉड, ध्यान कहाँ होता है तुम्हारा? इतना गहरा कट लगा है, अभी तक खून रस रहा है, इस पर तो स्टिचेस लगाने पड़ेंगे। ज़ख़म को देखते ही अरहम खानज़ादा के माथे पर फिक्रमंदी से बल पड़े। पूरी हथेली पर लगा हुआ गहरा कट था। अरहम ने बेख्तियार जेब से अपना रुमाल निकाला। तुम पहले नहीं बता सकती थी कि हाथ पर इतना गहरा कट लगा हुआ है? मैं ख़वामख़वा इतनी देर से तुम्हें डांटे जा रहा था।
अरहम खानज़ादा को शदीद पछतावा हुआ। आंसुओं को रोकते मारूक ने एकदम आंखें खोलकर उसे देखा। मैंने आपसे कितनी बार कहा, आपने मेरी बात ही नहीं सुनी, बस हमेशा की तरह सिर्फ गुस्सा ही कर रहे थे। वो इतनी मासूमियत से बोली कि अरहम उसे देखता रह गया। यहाँ बैठो, तुम्हारी बैंडेज करूँ। इसने बाजू से पकड़कर मारूक को बेड पर बिठाया और ख़ुद पंजों के बल इसके सामने झुका, मगर इससे पहले कि वो कुछ करता, दहाड़ से कमरे का दरवाज़ा खुला और ताईजान अंदर दाखिल हुई। लो, ये मोहतरमा यहाँ बैठी हैं और तुम यहाँ क्या कर रहे हो? अरहम, वहाँ सारे तुम्हारे दोस्त तुम्हारे इंतज़ार कर रहे होंगे। इस लड़की ने फिर कोई नया बखेड़ा डाल दिया है। क्या रहमत बता रही थी किचन में कोई काम मुकम्मल नहीं हुआ, ये रोती धोती वहाँ से निकल भागी थी। मैं पूछ सकती हूँ कि आखिर ये क्या तमाशा है? मारूक अपने सोने के मोटे मोटे कंगन बाजू में घुमाते वो अंदर दाखिल हुई और आते ही हस्बे मामूल चिल्लाना शुरू हो गई थी। मारूक घबराकर अपनी जगह से उठी। मैं जा रही हूँ, बस अभी सब कुछ बना देती हूँ। इसकी आवाज़ घबराहट से लड़खड़ा गई थी। अरहम ने नागवारी से अपनी माँ को देखा। हालांकि ये पहली बार नहीं था, हमेशा इसकी माँ इसी टोन में मारूक से बात किया करती थी, मगर अभी वो ज़ख्मी थी। अब आप रहने ने अम्मा, मुझे कुछ नहीं पकवाना, मैं बाहर से ऑर्डर कर देता हूँ, अभी सब कुछ आ जाएगा। मारूक का हाथ कट गया है, आप इसकी बैंडेज कर दें या फिर उसे डॉक्टर के पास ले जाएं। घर में मर्द मौजूद हैं तो मैं फ़िलहाल बाहर नहीं जा सकता, संजीदगी से कहता वो उठ खड़ा हुआ था। इसका रुमाल मारूक के हाथ पर लिपटा रह गया। ताईजान ने बेजारी से मारूक के हाथ पर नज़र डाली। अरे छोड़ो अरहम, इसके तो रोज़ की यही तमाशे है, कामों से बचने के अभी पका लेगी। वो मज़ीद भी कुछ कहती, मगर अरहम ने हाथ उठाकर इन्हें बोलने से मना कर दिया था। ताईजान चुप रह गई। बाहर एक अरहम ही था जिसके सामने इनकी कैंची की तरह चलती ज़बान को ब्रेक लग जाते थे। एक नज़र सहमी हुई मारूक पर डालते और हम कमरे से बाहर निकल गया, मगर ताईजान ने खा जाने वाली निगाहों से मारूक को देखा था। अरहम के कानों में कौन सा जहर फूंक रही थी। तुम्हारा ही मंगेतर है वो। ये शादी से पहले छुप छुप कर उसे अपने कमरे में बुलाना और इससे मिलना शरीफ लड़कियों की हरकतें नहीं है। जवानी संभाली नहीं जा रही क्या तुमसे? बिल्कुल अपनी माँ की तरह। ताईजान ने अल्फाज के तीर चलाए। मारूक सुर्ख पड़ गई। जो बात वो याद भी नहीं करना चाहती थी, ताईजान उसे भूलने ही नहीं देती थी। अरहम खानज़ादा इसका मंगेतर था और 2 महीने बाद इन दोनों की शादी तय थी, मगर वो शख्स तो इसकी तरफ देखना भी पसंद नहीं करता था। ताईजान के सामने रहने का मतलब इनकी जली कटी सुनना था। सो वो हाथ की तकलीफ़ को नज़रअंदाज करते कमरे से निकलकर किचन में चली आई थी। अरहम खानज़ादा ने किचन में हर किस्म के काम को मना कर दिया। इसे खाना बाहर से ऑर्डर कर लिया था, मगर फिर भी ताईजान ने उसे कई कामों में उलझाए रखा। ड्राइंग रूम में बैठे अरहम खानज़ादा का ध्यान बार बार भटक कर और मारूक की तरफ जाता रहा, मगर आखिरकार इसने सर झटक कर अपनी तवज्जो अपने दोस्तों की जानिब मबज़ूल कर ली थी। इन्हीं में से एक फ़ारूक अहमद था जिसकी निगाह बार बार भटक कर दरवाजे तक जा रही थी। यहाँ कुछ देर पहले सिर्फ एक लम्हे के लिए उसे वो परी चेहरा नज़र आई थी, जांचती हुई निगाहों से, और हम खानज़ादा के चेहरे का जायज़ा लेते हुए वो मुस्तकबिल की प्लानिंग कर रहा था। इसने बातों बातों में अरहम से पूछ लिया था कि वो लड़की कौन थी, और अपने और मारूक के दरमियान रिश्ते से हमेशा कतराने वाले अरहम ने उसे बस इतना ही बताया कि वो इसके मर जाने वाली चचा की बेटी थी और चचा के इंतकाल के बाद से वो इन्हीं के घर में रह रही थी। फ़ारूक अहमद की आंखें चमक उठी। वो उसे हर कीमत पर अब हासिल कर लेना चाहता था, ये जाने बगैर कि जिस जानिब वो हाथ बढ़ा रहा था वहाँ रास्ते में अरहम खानज़ादा खड़ा था। ये अगले रोज़ की बात थी जब कॉलेज से आकर अभी इसने अपना बैग रखा ही था जब ताईजान ने उसे आवाज़ लगाई, किचन में जाकर रोटी बना दो, आज रहमत आई नहीं है और मारिया की तबीयत ठीक नहीं है। किसी ने भी अब तक खाना नहीं खाया। मारूक ने रूहानसी होकर घड़ी में वक्त देखा। इसके सर में शदीद दर्द था। 2:30 बजे वो वापस आई थी। शाम के सारे काम इसी ने करने होते थे। ताईजान की अकलौती शादीशुदा बेटी मारिया अपने शौहर से लड़कर अरसा हुआ इसी घर में मौजूद थी और इसके बेटे के सारे काम भी मारूक के ही ज़िम्मे थे। खड़ी खड़ी मुँह क्या देख रही हो, जाकर रोटियां बना भी दो। ताईजान ने उसे शजोपंज में खड़े देखा तो एक दफ़ा फिर आवाज़ लगाई। दिल पर पत्थर रखकर वो किचन में चली आई। फ़िलहाल तो सिर्फ टैबलेट खाकर सोने का दिल कर रहा था, मगर अब उसे आराम तो दूर दूर तक कहीं दिखाई नहीं दे रहा था। किचन के सिंक में बर्तनों का ढेर भी इसका मुँह चढ़ा रहा था। 4 ना 4 आटा निकाल कर वो रोटियां बनाने लगी। इस हादसे में मामा और बाबा दोनों को ही मरना था। काश कोई एक ही
ज़िंदा रह जाता, कम से कम मेरी ज़िंदगी इतनी तो बुरी ना होती। बड़बड़ाते हुए वो खुद में उलझी जा रही थी। जब तीसरी रोटी तवे से उतारते उसे बाहर से कुछ आवाज़ें सुनाई दी। या अल्लाह, अब इस वक्त कोई मेहमान ना आया हो प्लीज़। दिल ही दिल में दुआ करते इसने किचन से बाहर झाँका, मगर इसके सारे अरमानों पर ओस पड़ गई, क्योंकि कीमती कपड़ों में मलबूस दो औरतें लाउंज में दाखिल हो रही थी। ताईजान के तासुरात को देखकर लगता था वो भी इनसे अनजान ही हैं। और तभी मारूफ छुटकी इन दो औरतों के साथ एक और लड़का भी था। ये लड़का कल ड्राइंग रूम में भी मौजूद था। ताईजान अरहम के दोस्तों के सामने चली जाया करती थी, सो इस वक्त उन्होंने भी फ़ारूक को पहचान लिया। जूस लेकर आओ मारूफ। उन्होंने किचन की जाने मुँह करके आवाज़ लगाई। रोटी तवे से उतारते मारूफ ने झंझलाकर जूस की तैयारी शुरू की। उसे करीबन 5 मिनट लग गए थे जूस तैयार करने में, और जिस वक्त तो जूस लेकर लाउंज में आई, फ़ारूक अहमद की निगाहें उसे खुद पर करती हुई महसूस हुई थी। वो बुरी तरह से घबराई। ये तो मेरे जहन से ही निकल गया कि यहाँ पर अरहम का दोस्त भी मौजूद है। कहीं आज फिर कल की तरह कोई हंगामा ही ना कर हो जाए। वो गड़बड़ाई और इसी घबराहट में ट्रे इसके हाथ में ज़रा सा लड़खड़ा गई थी। आराम से, कहीं तुम्हें चोट ना लग जाए। फ़ारूक अहमद जो नज़दीकी सोफे पर बैठा था, इसने यकलक उठकर ट्रे थामी थी। एक पल के लिए मारूफ ने इसके चेहरे को देखा, जहाँ इश्तियाक ही इश्तियाक था। गड़बड़ाकर वो 2 कदम पीछे हटी, मगर ताईजान की तेज़ नज़रों ने यह मंज़र देख लिया था। हमारे फ़ारूक को तो एक नज़र देखते ही मारूफ पसंद आ गई है। हम आज इसका रिश्ता मांगने आए हैं। बताओ ना फ़ारूक। वो औरत जो कि फ़ारूक अहमद की माँ थी, यकीनन इसने मोहब्बत से कहा। मारूफ की आंखें बेयकीनी से फैली। रिश्ता, और वो भी मारूफ से? क्या इस लड़की ने बताया नहीं कि इसकी तो मंगनी हो चुकी है मेरे बेटे के साथ? ताईजान की चुपती हुई आवाज़ उभरी। फ़ारूक अहमद के चेहरे पर मायूसी फैली थी, मगर वो उसे छुपा गया। मंगनी हुई है तो मंगनी ख़त्म कर दें। मुझे मारूफ बहुत पसंद आई है, और मेरा नहीं ख्याल कि अरहम को मारूफ में कोई दिलचस्पी है। इसने तो कभी अपनी और मारूफ की मंगनी का जिक्र नहीं किया। आप लोगों की जो भी डिमांड होगी मैं पूरी करूँगा। जहेज़ नहीं लूँगा। बरी में जो कुछ चाहिए, जितना सोना, जो कुछ लिखवाना चाहते हैं आप लोग लिखवा लें। फ़ारूक अहमद ने फ़ौरन से कहा था। वो शदीद जज्बाती इंसान लग रहा था। मारूफ की रंगत सुर्ख पड़ गई। इसका जी चाहा धक्के मारकर फ़ारूक अहमद को घर से निकाल दे, मगर इससे पहले कि वो कुछ कहती, खुले दरवाजे से कोई अंदर दाखिल हुआ था। वो अरहम खानज़ादा था। इसने अंदर आते हुए शायद फ़ारूक की बात सुन ली थी, इसीलिए वो तीर की तरह इसकी सिमत झपटा था। क्या बोल रहा है तू? ज़रा दोबारा बोलना। इससे पीछे से ही फ़ारूक की गर्दन दबोची थी। सोफे पर बैठा फ़ारूक घबरा कर उठा। सच कह रहा हूँ, तुमने तो कभी जिक्र नहीं किया कि मारूफ नामी तुम्हारी कोई मंगेतर भी है, और रिश्ता लाना क्या गुनाह है? कोई मैं रिश्ता लेकर ही तो आया हूँ। वो बात संभालने की कोशिश कर रहा था, मगर अरहम खानज़ादा की आंखों में खून उतर आया था। अरे इसका क्या कसूर है? उसे इसी मारूफ ने तो बुलवाया है। कल किस तरह दंदनाती हुई ड्राइंग रूम में झाँक घुसी थी। अपने हुस्न के जलवे बिखेरती हुई हुलिया देखा था इसका। बग़ैर दुपट्टे के भला कोई लड़की गैर महरमों के सामने जाती है? जो चाहती थी वो हो गया। ताईजान की पाटदार आवाज़ सुनाई दी। फ़ारूक अहमद की गर्दन दबोचे अरहम खानज़ादा ने पलटकर एक नज़र मारूफ पर डाली, जिसके चेहरे पर हवाइयाँ उड़ रही थी। अंदर जाओ अभी और इसी वक्त, वो धीमी आवाज़ में हो रहा था। मारूफ ने सिर्फ एक लम्हा लगाया था वहाँ से गायब होने में। किचन तक आते इसने अपने पीछे अरहम खानज़ादा की ऊंची आवाज़ सुनाई दे रही थी। वो फ़ारूक अहमद से अपने सारे हिसाब चुकता कर रहा था। कुछ तोड़-फोड़ की आवाज़ें भी सुनाई दी। न जाने क्या हुआ। शायद अरहम खानज़ादा ने धक्के देकर फ़ारूक अहमद को घर से बाहर निकाल दिया था। अगर तुम्हारे साथ औरतें ना होती तो दुनिया देखती कि मैं अपने घर में घुसने वाले मर्द का क्या हशर करता हूँ। अरहम खानज़ादा की आवाज़ मारूफ के कानों से टकराई तो इसने घबरा कर दोनों हाथ अपने कानों पर रख लिए थे। या अल्लाह, अब मेरा क्या होगा? ये शख्स तो मुझे जान से ही मार देगा। प्लीज़ मुझे बचा लें। दिल ही दिल में दुआएं मांगते वो बुरी तरह आवाज़ बाकता थी, मगर आज इसकी कोई दुआ काम नहीं आई। फ़ारूक अहमद को घर से निकालते ही अरहम खानज़ादा आंधी तूफ़ान की तरह किचन में दाखिल हुआ था। बताओ मुझे, ये बात सच है क्या? अम्मा सच कह रही हैं तुम्हारी एमा पर हुआ ये सब कुछ? मैं तुम्हें पसंद नहीं हूँ, ये बात तो मैं कई दफ़ा अम्मा जान के मुँह से सुन चुका हूँ। तुम्हारे तासुरात भी यही बताते हैं। ख़ुद मैं भी खुशी से मरा नहीं जा रहा अपने और तुम्हारे रिश्ते के लिए।
मगर बदकिस्मती से रिश्ता मेरे बाप ने तय किया है, लेकिन आज तक किसी मर्द की इतनी ज़रूरत नहीं हुई वो मेरे घर में घुस सके। बताओ ये सब किसने किया है? किचन में दाखिल होते ही वो हलक के बल दहाड़ा। मारूक का दिल उछलकर हलक में आ गया। अरे इसी ने किया है ये सब। वो याद नहीं इसकी कॉलेज वैन का ड्राइवर कैसे गेट तक आ गया था? वो तो मैंने तुम तक बात आए बगैर ही उसे चलता कर दिया। वो भी इसके इश्क में पागल हो गया था, इसके हुस्न पर मर मिटा था। यकीनन इसी की तरह उसे भी घेर रखा कर ले आई होगी। ऐसी लड़कियों के लक्षण ऐसे ही होते हैं। मर्दों को अपने लिए लड़ता देखकर फ़ख्र महसूस करती हैं। इसके मरे हुए वालिदैन का ख्याल ना होता तो मैं अभी इसके आशिक के साथ 2 बोल पढ़ाकर उसे रुखसत कर देती। ताईजान ने आंखें निकालते हुए जलती पर तेल का काम किया था। वो तो हमेशा ऐसे ही मौके की ताक में रहती थी। किचन की स्लैब के साथ टिक कर खड़ी थी। खड़ी थरथर काँपती मेहरू की आंखों में आंसू उतरे। वो अपनी सफाई में 2 बोल भी नहीं बोल पाई थी। आखिर आप लोगों की मजबूरी ये क्या है अम्मी? जब ये भाई को पसंद ही नहीं करती तो खवा मकवा की मंगनी का तौक गले में डाल रखा है। इसके वालिदैन तो मर गए, कर दे इसकी शादी ऐसे ही किसी आशिक के साथ जो हर चंद रोज़ बाद ये बना लेती है। मारिया इत्मीनान से चलती हुई किचन तक आई थी। इसे ताईजान की बेटी होने का सबूत दिया था। मारूक ने तड़प कर निगाहें उठाई। मेरा आशिक नहीं था वो, बल्कि वो आपका दोस्त है। आप ही लेकर आए थे ना उसे अपने घर तक। मुझे क्या पता वो यहाँ क्यों आया था। मैंने तो इन्हें आज दूसरी मर्तबा देखा है। वो नादानस्तगी में अपने गले में तौक फिट कर गई थी। ताईजान चमक कर बोली, तो पहली दफ़ा कब देखा था? कल ना, उसे देखने ही तो गई थी अंदर। यही तो लक्षण है तेरे। मैं तो कहती हूँ बुलवा इसी लड़के को, करती हूँ मैं इसका निकाह अभी और इसी वक्त। ताईजान की बात पर मारूक ने बेबसी से अपने लब कुचले। क्यों करेंगी अब इसका निकाह? इसके साथ ये मेरी मंगेतर है और मैं ही करूँगा इसके साथ निकाह। देखता हूँ मेरे होते हुए किस मर्द को ये इतनी ज़रूरत देती है कि वो उसे छुए। मुझसे नफ़रत करती है ना ये। मेरी इज़्ज़त को दागदार करना चाहती है। अब मैं उसे बताऊंगा कि हरम खानज़ादा किस बला का नाम है। वो एकदम गुस्से में पनकारा। इसकी सुनहरी आंखों में जैसे आग जलने लगी थी। मारूक के दिल की धड़कनें थमी। ताईजान के चेहरे पर हैरत फैली थी। निकाह की तैयारी करें आप लोग। मंगनी तो हो चुकी है, बस फॉर्मेलिटी पूरी करनी है ना निकाह की। कल शाम ही करूँगा मैं इससे निकाह। फिर देखूँगा कि मेरी बीवी होते हुए किस मर्द को अपनी जानिब राग़िब करती है ये। नफ़रत भरे अंदाज में मारूक को देखते वो हुक्म देता पलट रहा था। ताईजान और मारिया ने हक्का बक्का होकर एक दूसरे की और शेल्फ के साथ खड़ी। मारूक का तो ये हाल था कि काटो तो बदन में लहू नहीं। उसे अरम से हमेशा से खौफ आता था और आज जितनी नफ़रत इसने अरम के लहजे में अपने लिए देखी थी, वो जान गई थी कि इसका अंजाम कुछ अच्छा नहीं होने वाला था। अरहम की मंगेतर थी। जल्द या बदेर उसे अरहम की बीवी बनना ही था। 1 कनाल की अपने वालिदैन की छोड़ी हुई कोठी और गांव वाली सारी ज़मीन जो इसके नाम पर थी, वो इन सब को चाहिए थी। और इस ज़मीन को लेने का वाहिद रास्ता यही था कि अरहम के साथ इसका निकाह कर दिया जाता। शायद ये निकाह कई वर्ष पहले ही हो जाता, जब वो वालिदैन के मरने के बाद इस घर में आई थी। मगर वाहिद अरहम ही था जो इस निकाह के ख़िलाफ़ था। वो सौदेबाजी के रिश्तों में पड़ना नहीं चाहता था, मगर आज तो इसने भी हामी भर ली थी। वो शेल्फ का सहारा लेकर नीचे बैठती चली गई। पूरी रात इसने यही दुआएं मांगते हुए गुजारती कि ये सब महज एक ख्वाब हो। वो इस घर में सबके जुल्म और सितम सहते हुए गुजारा कर सकती थी, मगर अरहम खानज़ादा की बीवी नहीं बन सकती थी। मगर यह ख्वाब नहीं था। अगली सुबह ही इससे घर में होती गैर मामूली चहल पहल से अंदाज़ा हो गया क्या अरहम खानज़ादा ने जो कुछ कहा था वो सब सच था। आज वाकई में इसका अरहम खानज़ादा का निकाह था। कोई ज़रूरत नहीं है किसी मेहमान को बुलाने की। ये कौन सा कोई आला दर्जे की शादी का फंक्शन है? एक कर्ज़ ही है ना जो सर पर उतार रहे हैं हम लोग। सालों से आप लोग इसकी परवरिश कर रहे थे, अब मैं इससे निकाह कर रहा हूँ। इस सब में क्या नया है? अरहम खानज़ादा ने संजीदगी से कहा था। मेहमानों को निकाह की इत्तला देने के लिए फ़ोन मिलाते। ताईजान सख्त बदमज़ा हुई। घर में कोई आएगा ही नहीं तो कैसी शादी और कहाँ का निकाह? कई मिलने मिलाने वाले हैं, रिश्तेदारों को तो बुलाना ही पड़ेगा ना। उन्होंने अरहम को समझाना चाहा, मगर इसने सख्ती से नफ़ी में सर हिला दिया था। नहीं, कोई कहीं नहीं आएगा। हाँ, बस अगर आपने उसे पॉलर्ड से तैयार करवाना है तो वो करवा दें। कहीं इसके दिल में ये हसरत ना रह जाए
कि मैं यतीम थी तो मेरी कोई ख्वाहिश पूरी नहीं की गई। वो आज सख्त से सख्त तर जुमला भी अदा कर देना चाहता था। अपने छोटे से कमरे के दरवाजे से लगी मारूफ की आंखें भीग गईं। आने वाली ज़िंदगी कैसे गुजरने वाली थी उसे अच्छी तरह अंदाज़ा हो गया था। ताईजान ने बुरा सा मुंह बनाते हुए मोबाइल बंद किया। भला इन्हें मारूफ की दिल की ख्वाहिशात से क्या लेना देना था। इसीलिए तो शाम से कुछ पहले मारिया कमरे में दाखिल हुई। मैं सैलून जा रही हूँ, लेकिन सैलून वाले के पास इतना टाइम नहीं था कि वो ब्राइड तैयार कर सके। पहले से बुकिंग करवानी होती है ना। आप तुमने इतना फसाद डाला है, कल इतनी अचानक निकाह में कहाँ से बुकिंग करवाती फिरूँ। मैं तुम्हारी मेरी एक दोस्त है, इससे टाइम लिया है मैंने। ड्राइवर तुम्हें इसके घर ड्रॉप कर देगा, वही तुम्हें तैयार कर देगी। मारिया ने मसरूफ़ से अंदाज में इतला दी। ख़ुद वो शहर के मारूफ ब्यूटी सैलून से अपॉइंटमेंट ले चुकी थी। घुटनों में सर दिए रोती मारूफ ने सर उठाकर देखा। आज इसका निकाह हो रहा था, मगर सब लोग कितने बेजार थे। मैं खुद ही तैयार हो जाऊंगी, मुझे किसने देखना है जो मैं पार्लर से तैयार हूँ, भीगी आवाज़ में कहती इसने अपने आंसुओं को रोका था। मारिया ने एक बेजार निगाह इस पर डाली। किसने देखना है बीबी, मेरी सारी फ्रेंड्स आ रही हैं, रिश्तेदारों को तस्वीरें भेजनी है तुम्हारी। ख्वा मख्वा हमारी नाक मत कटवा देना, सारे एहसानात पर पानी फेर जाएगा। सालों से तुम्हें पाल पाल कर जो अपना रुपया पैसा तुम पर खर्च कर रहे हैं, वो सारा यूं ही पानी में बह जाने दो। उठो चलो चादर ओढ़ो, वो इंतहाई बेजार अंदाज में बोली थी, अपने आंसुओं को रगड़ कर साफ करती। मारूफ उठ खड़ी हुई। वो इनमें से किसी के साथ लड़ने का हौसला नहीं रखती थी। मारूफ ने अपनी शादी वाला जोड़ा एहसान अजीम करते हुए मारूफ के लिए निकाल दिया था। ड्राइवर ने उसे मारिया के फ्रेंड के घर ड्रॉप किया। वो अच्छी लड़की थी। मारूफ को देखते ही इसके चेहरे पर खुशगवार तासुर लहराया। इतनी हसीन ब्राइड है। पहले तो कम वक्त की वजह से मैं परेशान थी, मगर मैं तुम्हें जल्दी से तैयार कर दूंगी। मारिया ने कभी बताया ही नहीं इसकी कज़न इतनी प्यारी है। वो मारूफ का चेहरा अपनी तरफ करते सताइश भरे अंदाज में बोली थी। मारूफ ने बेबसी से सर झुका लिया। ऐसे हुस्न का वो क्या करती जो इसके लिए उसे हमेशा एक लानती बना रहा था। मारिया की दोस्त फरा ने उसे इंतहाई दिल से तैयार किया, यूँ भी इसमें किसी चीज़ की कमी नहीं थी। जब वो तैयार हो चुकी तो फरा ने उसे आईने के सामने खड़ा किया। अब देखो कितनी हसीन लग रही हो तुम, आज तो तुम्हारा शौहर अपना दिल थाम कर रह जाएगा। फरा के कहने पर वो आईने में नज़र आती है अपने अक्स को देखे गई। सुर्ख और सब्ज़ रंग के इम्तजाज का इंतहाई हसीन लहंगा इस पर खूब जच रहा था। क्या वाकई अरब मेरी तारीफ़ करेंगे या हमेशा की तरह बस जहर के तीर भी बरसाएंगे। मारूफ का दिल डूब कर उभरा। वो घबरा कर मुड़ी थी। मैं चलती हूँ, फिर ताईजान नाराज़ होंगी कि कितनी देर हो गई। वो घबराती हुई अपना भारी लहंगा संभालती खुद ही फरा के मकान से बाहर निकल आई थी। बाहर ड्राइवर गाड़ी में इसका इंतज़ार कर रहा था। कैसी दुल्हन हूँ मैं जिसके साथ कोई नहीं। काश मामा आज आप जिंदा होती तो उसे अपने वालिदैन की बेइंतहा याद आई थी। आंखों में आए आंसू छुपाने के लिए इसने अपने आंखें बंद कर लीं। गाड़ी के कुछ से सर टिकाया। उसे कितनी देर गुजर गया। अचानक ही वो चौकी। गाड़ी काफ़ी देर से एक ही जगह पर खड़ी थी। पहले तो वो समझी सिग्नल बंद है, मगर अब काफ़ी देर गुजर चुकी थी। चौंक कर आंखें खोलने पर मारूफ को किसी गड़बड़ का अंदेशा हुआ था। गाड़ी क्यों रोक रखी है आपने? खान बाबा, यहाँ तो कोई सिग्नल भी नहीं है, ये तो कोई वीरान सी जगह है, इसने खिड़की से बाहर देखते हुए घबरा कर कहा था। और तभी इसके कदमों तले से ज़मीन निकली। ड्राइविंग वाली सीट पर ड्राइवर मौजूद ही ना था। वो अकेली ही गाड़ी में बैठी थी। बाहर नहीं, घबराकर शीशे से बाहर झाँका। वो बिल्कुल कोई गैर आबाद सी सड़क थी। यहाँ आसपास कोई दिखाई नहीं दे रहा था। मारूफ के हलक में कांटे से उगने लगे। खान बाबा, इसने ऊंची आवाज़ में पुकारा और तभी इसका साथ दरवाज़ा खोलकर कोई तेज़ी से अंदर बैठा था। मारूफ का दिल धड़कना भूला। इसकी सब्ज़ आंखें बेयकीनी से फैली। साथ बैठने वाला शख्स कोई और नहीं बल्कि फ़ारूक अहमद था, जिसने बैठते ही तेज़ी से अपना रुख मोड़कर मारूफ को देखा। तुम यहाँ गाड़ी से नीचे उतरो। खान बाबा कहाँ हैं? मारूफ बेतरह घबराई से पलटकर दरवाज़ा खोलना चाहा, मगर फ़ारूक ने एकदम उसे दोनों बाजुओं से दबोचकर अपनी गिरफ्त में ले लिया था। बहुत खुशकिस्मत है अरहम, ऐसा सफ़ेद मोती अपने कब्ज़े में ले रखा है। ताख़ीर नहीं कि इसने तुमसे निकाह करने में
कि कहीं देर हो जाए और मैं ना तुम्हें ले उड़ूँ। सुलगते हुए अंदाज में कहते वो अपना और इसका दरमियानी फासला कम कर रहा था। मारूक को अपने वजूद से जान निकलती हुई महसूस हुई। दूर हटो मुझसे, क्या कर रहे हो तुम? बचाओ, कोई है? वो पूरी कुव्वत से चिल्लाई, मगर फारूक अहमद की गिरफ्त मजबूत थी। छोड़ दूंगा, जल्दी किस बात की है? और हम की किस चीज़ पर हाथ डालने की हिम्मत नहीं है मेरी, मगर सुकून से तो मैं उसे भी नहीं जीने दूंगा। इस हुस्न को दागदार ज़रूर करके जाऊंगा, वो नफ़रत भरे अंदाज में कहते एकदम मारूक की गर्दन पर झुका। मारूक के लबों से घुटी घुटी सी चीख निकली थी। उसे फारूक अहमद का सुलगता हुआ लम्स गर्दन और कंधों पर महसूस हुआ। वो पूरी कुव्वत से एक दफ़ा फिर चिल्लाई और इसके चीखने का ही असर था। फारूक अहमद ने उसे एक झटके से छोड़ा। मारूक को लगा वो बेहोश हो जाएगी, मगर उसे सर से लेकर पैर तक घूरते फारूक अहमद ने गाड़ी का दरवाज़ा खोला और तेज़ी से उतरकर कहीं गुम हो गया था और अपने सुन पड़ते असाब को संभालते चंद लम्हे तक गाड़ी में बैठी रही। और फिर जब उसे होश आई तो वो यक दरवाज़ा खोलकर बाहर निकल आई थी। खान बाबा, वो ऊंची आवाज़ में चिल्लाई। आंखों से आंसू बहने लगे थे। वो इस सुनसान रोड पर बेतरह घबरा गई थी। कई बार पुकारने पर उसे खान बाबा एक तरफ से आते दिखाई दिए। माफ़ करना बेटा, गाड़ी में पेट्रोल ख़त्म हो गया था। पेट्रोल पंप ज़रा दूर था, मैं पेट्रोल लेने गया था, उन्होंने आते ही पेशमानी भरे अंदाज में कहा। वो साकित खड़ी रह गई। खान बाबा ने बैठते ही गाड़ी स्टार्ट की तो इसने भी एक लम्हे की देर नहीं लगाई थी। वो दिल ही दिल में बस यही दुआ कर रही थी कि जल्द अज जल्द वो घर पहुंच जाए। वो जैसी भी थी, कम अज़ कम इन सब के बीच में उसे अपनी इज्जत का खौफ तो नहीं था। घर में निकाह की तकरीब के लिए चंद गिने चुने मेहमान जमा हो गए थे। बस दुल्हन का ही इंतज़ार था। इसके आते ही निकाह पढ़ा दिया गया और फिर उसे अरहम खानज़ादा के कमरे में भी पहुंचा दिया गया। वो नीम बेहोशी की कैफियत में ही रही। किसी ने उसे खाने का ना पूछा। हलक में चुभते कांटों के साथ वो बस यही दुआ करती रही कि दोबारा फारूक अहमद उसे दिखाई ना दे। हर आहट पर उसे लगता वो कहीं से आकर उसे दबोच लेगा। मेहमान रुखसत हुए, कमरे में सन्नाटा छाया तो अपनी बिखरी सांसों को तरतीब देते मारूक ने अपना घूंघट पलट दिया। साइड टेबल से पानी का गिलास उठाते इसने चंद सांसों में ही पूरा गिलास खाली कर दिया था। अपनी बिखरी सांसों पर काबू पाते मारूक ने रुख मोड़कर देखा। कमरे में कोई उजला उर्सी नहीं सजाई गई थी। किसी रिश्तेदार ने शायद ड्रेसिंग टेबल पर फूलों का एक गुलदस्ता रख दिया था, जिससे निकलती भीनी भीनी महक कमरे के माहौल को मुअत्तर कर रही थी। मैं हर जगह अनचाही ही रहूँगी, पलकें बंद करते मानू ने दिल गिरफ्ती से सोचा। और तभी कमरे का दरवाज़ा खुला। मारूक ने लरजती पलकें उठाकर देखा। वो अरहम था। इसने कपड़े बदलने की भी जहमत नहीं की थी। सुबह से वो जिस शलवार कमीज़ में मलबूस था, इस वक्त भी इसने वही पहन रखी थी। अंदर दाखिल हुआ तो इसने एक चटती निगाह मारूक पर डाली और फिर लम्हे भर के लिए ठहर गया। कमीज़ के बटन को खोलता इसका दायां हाथ इसका गिरेबान पर ही रुक गया। जो कुछ तुमने किया था, इसके बाद जी तो चाहता है कभी तुम्हारी शक्ल भी ना देखूं, लेकिन हम ख़ानदानी मर्दों का भी तो अजीब हाल है। अजीब हाल होता है ना, हम अपनी इज्जत को बीच राह में उछाल नहीं सकते। वो कदम कदम चलता मारूक के सामने आया। वो जो पहले नीम अंधेरे में थी, इसका चेहरा वाज़े होते ही अरहम खानज़ादा ठटक गया। कमरे से बाहर जब तक वो था, इसके जहन में बस यही था कि अंदर जाकर उसे मारूक पर शदीद गुस्सा करना था। इसके दिल में अरहम खानज़ादा के अंदर अजीब सी गलत फहमी पल रही थी, मगर अंदर आकर वो सारे अल्फाज भूलने लगा। मारूक के सजे सवरे बेहद हसीन रूप को देखते वो जैसे खुद बेखुद सा हुआ था। मैंने कुछ नहीं किया था। मैंने आपके इस दोस्त को पहले कभी नहीं देखा, मगर आपने मेरी एक भी बात नहीं सुनी। अगर आपको मैं इतनी बुरी लगती थी तो क्यों की मुझसे शादी? क्या किसी के वालिदैन का मर जाना इतना बड़ा गुनाह है कि इसके साथ एक फ़ुटबॉल जैसा सलूक किया जाए? किसी ने भी ठोकर मार दिया और कहीं भी फेंक दिया। वो भीगी आवाज़ में बमुश्किल बोली थी। अरहम खानज़ादा चुप सा रह गया। चंद लम्हों बाद वो एक कदम चलकर इसके करीब हुआ। मारूक के बालों की लंबी सी चोटी बनाकर इसमें मोतिये की कलियां लगाई गई थी। इनकी खुशबू अरहम को बेखुद सा करने लगी। ठीक कह रही हो तुम, फुटबॉल ही तो हो तुम, मगर इस बार तुम्हें किस्मत ने मेरे कोर्ट में ला फेंका है। मैं तुम्हारे साथ जो भी सलूक करूं, मैं पूरा इख्तियार रखता हूँ। इसकी चोटी को हल्का सा झटका देते अरहम खानज़ादा ने उसे अपनी समेत खींचा। वो लड़खड़ाकर इसके कुशादा सीने से टकराई। एक सॉरी बोल दो, इतना बोलने में तुम्हारा क्या जाता है? बीवी हो अब तुम,
अब तो तुम मेरी। वो मखमूर सा हुआ था। सारे गिले शिकवे अरम खानज़ादा को भूलने लगे। याद रहा तो बस इतना कि सामने खड़ी फूलों की डाल जैसी लड़की इसकी मनकुहा थी और वो इसके तमाम तर हकूक़ रखता था। इसकी गर्दन इसके गिर्द अपनी बाजू तंग करते वो धीरे से इसकी गर्दन पर झुका। मारूफ के लबों से हल्की सी कराह निकली थी, दर्द हो रहा है, प्लीज़ मुझे छोड़े। वो एकदम कराई। इसने अरम खानज़ादा को खुद से दूर करना चाहा और तभी अरहम ने चौंक कर देखा इसकी गर्दन पर दाएं जानिब एक सुर्ख रंग का निशान बड़ा वाज़ेह था। इश्तियाल की एक तेज़ लहर अरहम के वजूद में जागी। इसने एक झटके से मारूफ का चेहरा एक तरफ को किया। ये क्या है? ये कैसा निशान है? सख्त लहजे में कहते इसने निशान पर अपनी उंगली फेरी थी। वो ताज़ा था, बस चंद घंटों पहले का बना हुआ। मारूफ के लबों से एक और सिसकी निकली थी। किस आशिक का दिया हुआ तोहफ़ा है ये? किस कदर बेशरम हो तुम मारूफ। हर बार मुझे लगता है कि मेरे घर वाले गलत हैं तुम्हारे बारे में। मैं तुम पर भरोसा करता हूँ और तुम हर दफ़ा मेरे भरोसे को तोड़ती हो। और अब तो तुमने इंतहा कर दी है। बताओ मुझे क्या है ये? वो एकदम गुस्से से फनकार रहा था। मारूफ लड़खड़ाकर 2 कदम पीछे हटी। इसकी आंखें बेयकीनी से फैली। बेअख्तियारी इसने अपनी उंगलियों से गर्दन को छुआ था जहाँ उसे बड़ी देर से अजीब सी तपिश का एहसास हो रहा था। एक झनाके से इसके जहन में फारूक के अल्फाज गूंजे, मैं अपना तोहफ़ा देकर जा रहा हूँ जो अरम खानज़ादा तक पहुँच जाएगा। ओ मेरे खुदा, तो वो वहाँ जानबूझकर आया था। इसे जानबूझकर ये निशान मेरी गर्दन पर छोड़ा ताकि मैं अरम की नज़रों में गिर जाऊँ। मारूफ को ज़ोरदार चक्कर आया। इसने लड़खड़ाकर अरम को थामना चाहा मगर अरम खानज़ादा ने इसका हाथ झटक दिया था। दूर हट जाओ मुझसे। लव बाइट है तुम्हारी गर्दन पर मारूफ। अब भी तुम कहोगी कि तुम मासूम हो और तुमने कभी कुछ किया ही नहीं। ठीक कहती हैं अम्मा जान मारिया तुम्हारे बारे में। तुम एक गिरे हुए किरदार की लड़की हो। इसकी हालत की परवाह किए बगैर वो शदीद करब से बोलता चला गया था। मारूफ ने लड़खड़ाकर बेड का सहारा लिया। मेरी बात का यकीन करें प्लीज़। गाड़ी में आज फारूक आया था। ये सब इसने किया। ड्राइवर पेट्रोल लेने गया था। इस वक्त मैं कुछ नहीं जानती। वो भीगी आवाज़ में अपनी सफाइयाँ देने की कोशिश करते एकदम फूट फूट कर रोने लगी थी मगर अरम खानज़ादा के चेहरे पर कोई नरमी नहीं उभरी। वो यूं ही नफ़रत भरे अंदाज में उसे घूरता रहा और फिर एकदम पलटकर कमरे से बाहर चला गया था। कमरे में खामोशी छा गई। सिवाय घड़ी की सुइयों की टिक टिक के कोई आवाज़ ना थी। अरम खानज़ादा कमरे से निकला तो वो दोबारा वापस नहीं आया। अपने आंसुओं को पीती ज़मीन पर बैठी रही। फिर बेड पर के साथ टेक लगाए अपने किस्मत का अफसोस करती रही। उसे जी भर के अपने मरे हुए वालिदैन याद आए थे मगर यहाँ उसे बचाने वाला और कोई भी नहीं था। रात धीरे धीरे सरकती रही। सुबह के करीब वहीं इसकी आंख लगी। अरम खानज़ादा सुर्ख आंखों के साथ सुबह के वक्त कमरे में दाखिल हुआ तो वो उसे यूं ही बेड के साथ सर टिकाए बेखबर सोती हुई नजर आई। एक पल के लिए अरम खानज़ादा के दिल को कुछ हुआ। चंद सानिये तक वो मारूफ को देखता रहा। रात वाला लिबास जूं का तूं था। मेकअप अलबत्ता मिटा मिटा सा लग रहा था मगर वो बेखबर सोई बेहद हसीन लग रही थी। अरम खानज़ादा के दिल की धड़कनें मुतज़लज़ल होने लगी। खुद को संभालने के लिए इसने जानबूझकर साइड टेबल पर पड़ा हुआ पानी का गिलास ज़ोर से फर्श पर फेंका। मारूफ घबराकर जागी थी। सड़ता सुरात के साथ अरम ने उसे देखा। कपड़े तब्दील कर लो, अभी थोड़ी देर बाद कमरे में कोई आ जाएगा तो फिर एक नया तमाशा लग जाएगा। मैं मज़ीद सवाल जवाब करना नहीं चाहता, सर्द अंदाज में कहते वो बेड पर ढेर हो गया था। शायद वो रात भर का जागा हुआ था। मारूफ समझी ना समझी के आलिम में चंद लम्हे उसे देखती रही और फिर जब उसे सब बात समझ आई तो वो अपना भारी लहंगा संभालती वॉशरूम में चली आई थी। दिल अजीब बोझल सा हो रहा था। अपने कपड़े तब्दील करके वो बाहर निकली तो अरम खानज़ादा गहरी नींद सो चुका था। बाहर से मुलाजमीन की चहल पहल की आवाज़ें आ रही थी। आईने के सामने खड़े होते मारूफ ने हल्का सा अपनी गर्दन को छुआ। वहाँ सुर्ख रंग का निशान वाज़ेह हो रहा था। इसकी आंखें एक दफ़ा फिर बोझल होने लगी। शायद मेरे नसीब में यही कुछ है। इसने दरवाजे से निकल कर एक आइटमेंट गर्दन पर लगा लिया था। वो नहीं चाहती थी मज़ीद किसी के भी सवाल जवाब का निशाना बने। बाहर अफराद की तादाद बढ़ने लगी। तकरीबन 11 बजे मारिया ने कमरे का दरवाज़ा खटखटाया। इतने सारे मेहमान आ गए हैं, मुझसे तो काम संभाले नहीं जा रहे हैं। मेरा बेटा बहुत तंग कर रहा है, तुम बाहर आ जाओ। तुम कौन सा कोई बाहर के ख़ानदान से आई हो, घर की दुल्हन हो, ये इस सच सवर कर अंदर छुप कर बैठने की क्या ज़रूरत है। वो सख्त झिंझलाई हुई थी। मारूफ सर झुकाकर कमरे से बाहर निकल आई। उसे यूँ भी प्रोटोकॉल लेने की आदत तो थी
नहीं। किचन में लगे बर्तनों के ढेर को देखते इसके लबों पर एक फीकी सी मुस्कुराहट उमड़ आई। मेरे हाथों पर तो मेहंदी ही नहीं लगी जिसके उतर जाने के डर से मैं बर्तन ना धोऊं। इसने खुद अपना ही मजाक उड़ाया और एक एक करके पतीलियाँ रगड़ने लगी थी। बाहर लाउंज में कहके और रौनक थी। ताईजान बेहद खुश थी। आज ऑफिशियली तौर पर मारूफ की तमाम जायदाद उनकी फैमिली में मुंतकिल हो गई थी। आज पहली दफ़ा मारूफ ने अपने ताईजान के भी ऊँचे कह के घर में सुने थे। सब कितने खुश और मुकम्मल हैं, वो बेदिली से सोच कर रह गई। तुमने कुछ खाना है तो खा लो, थोड़ी देर के बाद तुम्हें पार्लर जाना है। मारिया ने किचन में दाखिल होते हुए ऐलान किया। वो एकदम घबरा कर पलटी। शीशे का गिलास हाथ से छूटकर नीचे जा गिरा। पार्लर नहीं, मैं कहीं भी नहीं जाऊंगी। मुझे तैयार नहीं होना, मेरे घर में ही रेडी हो जाऊंगी। प्लीज़ तुम मुझे तैयार कर दो, वो मन्नत भरे अंदाज में बोली थी। कल वाला हादसा इसके जहन के आगे घूम कर रह गया जब फारूक इस पर किसी चील की तरह झपटा था। मैं क्यों तैयार कर दूँ तुम्हें भाई? मैंने खुद तैयार नहीं होना। खुद पहले भाई से तुमने फरमाइश की है कि तुमने पार्लर जाकर तैयार होना है, जभी तो वो हुक्म देकर गए हैं, वरना कल तक तो वो तुम्हारी शादी में कोई दिलचस्पी नहीं ले रहे थे। अब ज़्यादा मासूम मत बनो। मारिया ने जैसे इसकी समातों पर बम फोड़ा था। क्या आराम ने कहा है कि मैं पार्लर से तैयार हो जाऊँ? वो बेयकीनी से बोली थी। उसे हैरत का शिकार होते देखकर मारिया ने पलटकर मारूफ को देखा, जो सादा से जूड़े में मलबूस दिल में उतर जाने की हद तक हसीन लग रही थी, मगर इतनी ही परेशान भी। मारिया को इससे हसद सा महसूस हुआ। हाँ, भाई ने ही हुक्म दिया है कि आज शाम वलीमे की तकरीब शहर के मशहूर होटल में होगी और तुम वहाँ पर दुल्हन की तरह सज संवर कर आओगी। तो तुम्हारा पूरा अपॉइंटमेंट भी उन्होंने ही लेकर दिया है, किसी मशहूर ब्यूटी सैलून का। इसलिए अब ड्रामे बंद करो और जाकर अपनी जो तैयारी करनी है कर लो, वरना खुद भरे राज में कहती है अपना काम करने लगी। मारूफ को लगा उसने सुनने में गलती हुई है, मगर वो दोबारा मारिया से पूछ नहीं सकती थी। धड़कते दिल के साथ वो अंदर चली आई। उसे शदीद खौफ सा महसूस हो रहा था। इसने मारिया की एक दफ़ा फिर मिन्नत समाजत की कि वो इसके साथ चले, मगर मारिया को साथ जाने में कोई दिलचस्पी नहीं थी। कोई और भी तैयार नहीं था, हर किसी के अपने काम थे। ड्राइवर ने हॉर्न दिया तो मारिया ने इसके हाथ में सब सुरंग का जोड़ा थमाकर उसे बाहर निकाल दिया। वो आंसू पीती गाड़ी में आ बैठी। खान बाबा, आपने पेट्रोल तो चेक कर लिया है ना? पूरा है ना? इसने घबराई हुए अंदाज में पूछा। ड्राइवर ने सर हिलाया। हाँ बीबी, पूरा है, इसने मुख्तसर जवाब दिया था। मारूफ को जितनी कुरानी आयतें याद थी वो सब दिल में पड़ने लगी थी। रास्ते में जितनी दफ़ा भी ड्राइवर ने सिग्नल पर गाड़ी रोकी, मारूफ का दिल उछलकर हलक में आ जाता। बार बार वो ड्राइवर से यही कहती रही, प्लीज़ जल्दी गाड़ी चलाएं। आखिरकार वो भी आजिज़ आ गया। पॉलो के सामने गाड़ी रुकी तो वो तीर की तरह उतरकर अंदर चली गई थी। हल्के सब्ज रंग का बारीक आमदार लहंगा पता नहीं कौन ख़रीद कर लाया था। ब्यूटिशियन ने उसे कैसे तैयार किया, किसके से इसकी तारीफ़ की, वो तो बस दिल में कुरानी आयतें ही पढ़ती रही। हर उठकर उसे यूँ लगता कहीं ना कहीं से फ़ारूक अहमद निकल आएगा। आपका ड्राइवर आ गया है बाहर, ब्यूटिशियन के मुलाजिम ने आकर इतला दी तो मारूफ के कदमों तले से ज़मीन निकल गई। वो तो कामदार गरारा उठाए बाहर आकर गाड़ी में बैठ गए। खान बाबा, आपने किसी को बताया तो नहीं क्या आप मुझे पार्लर लेकर आए हुए हैं? खदशात से लरसती आवाज़ में इसने पूछा। ड्राइवर ने नफ़ी में सर हिला दिया था। या अल्लाह, प्लीज़ खैर खैरियत से मुझे हॉल में पहुंचा दे, कहीं आज फिर से वो शख्स यहाँ ना आ जाए। वो बुरी तरह से खौफज़दा थी। गाड़ी स्टार्ट हुई तो उसने दिल में सारी कुरानी आयतें एक दफ़ा फिर पढ़नी शुरू कर दी, मगर आज भी किस्मत इसका साथ देने के मूड में नहीं थी। चंद किलोमीटर्स का फासला तय करते ही गाड़ी रुक गई। मारूफ का दिल ज़ोर से धड़का कि आज भी पेट्रोल ख़त्म हो गया है। खान बाबा, वो एकदम इससे भरी आवाज़ में चिल्लाई थी। ड्राइवर ने रुक मोड़कर उसे देखा और फिर बगैर कुछ कहे गाड़ी से नीचे उतर गया था। मारूफ को अपने अंदर ख़तरे की घंटी से बजती हुई महसूस हुई थी। इसने तेज़ी से अपनी सिमत वाले दरवाज़ा खोलकर नीचे उतरना चाहा, मगर इससे पहले ही साथ वाला दरवाज़ा खोलकर फ़ारूक अहमद अंदर आ बैठा था। अरे रिलैक्स, इतनी जल्दी भी क्या है? कल वाला वाक़या भूल गई थी क्या, जो आज बगैर किसी सहारे के यहाँ तक चली आई? एक रात की दुल्हन को कोई यूँ अकेला तो नहीं छोड़ता। लगता है तुम्हारे शौहर को मेरा तोहफ़ा पसंद नहीं आया। खबासत भरे अंदाज में बोलता वो रुख मोड़कर मारूफ का जायज़ा ले रहा था। मारूफ की आंखों में मिर्चें सी भरने लगी। किस कदर घटिया हो तुम अरहम, तुम्हें अपना दोस्त कहता था और तुम, वो मुश्किल बोली थी। फ़ारूक ने हल्का सा हंसकर अपना हाथ इसके चेहरे पर टच किया। वो सिमट कर पीछे हटी थी। ऐसे हसीन लड़की को देखकर भला दोस्ती किसको याद रहती है? मुझे भी भूल गई। और हम खानज़ादा ज़रा टेढ़ी खीर है, लड़ झगड़ कर तुम्हें हासिल नहीं कर सकता था। मेरे पास वाहिद हथियार यही है कि मैं इसका दिल तुम्हारी जानिब से बदजन कर दूँ, ताकि वो खुद ही तुम्हें छोड़ दे। भरती हुई औरत को कोई मर्द पसंद नहीं करता, खासकर अरहम खानज़ादा। कल मेरा दिया तोहफ़ा तो देखा होगा इसने। मुझे नहीं लगता इसे तुम्हें छुआ भी होगा। वो बेबाकी की सारी हदें पार कर रहा था।
मारूफ का जी चाहा वो फूट फूट कर रो दे। खान बाबा भी इस शख्स के साथ मिला हुआ था, ये बात अब वाज़ेह हो रही थी, मगर वो किसे बताती, घर में किसने इसकी बात का यकीन करना था। छोड़ दो मुझे प्लीज़, मुझे जाने दो, वो बेबसी भरे अंदाज में बोली थी। फारूक अहमद ने हल्का सा हंसते हुए नफ़ी में सर हिलाया। आज नहीं, आज तुम इस कदर हसीन लग रही हो कि मैं अपना खराज वसूल करके रहूँगा, इसके बाद तुम्हें भेज दूँगा, मगर फ़िलहाल तुम्हें बचाने के लिए यहाँ कोई अरम खानज़ादा नहीं आने वाला। वो हल्का सा इसकी सिमत झुका, सिर्फ उसे खौफजदा ही करना चाहता था, मगर इससे पहले ही इसकी सिमत वाला दरवाज़ा खुला था। किसी ने एकदम झपट कर फारूक अहमद को पीछे से जकड़ा और उसी घसीटते हुए गाड़ी से उतार बाहर फेंका था। मारूफ ने बेयकीन निगाहों से देखा, फारूक को उतारने वाला कोई और नहीं बल्कि अरम खानज़ादा ही था, और इस वक्त वो बीच सड़क पर फारूक अहमद को ज़मीन पर गिराया पूरी कुव्वत से उसे पीट रहा था। तुझसे अच्छा था मैं सांप पाल लेता, तू दोस्त नहीं कीड़ा है, हकीर कीड़ा। तुझ जैसे कीड़ों को मसलना मुझे खूब आता है। अरहम खानज़ादा ने फारूक के पेट में एक ज़ोरदार ठोकर मारी, इसके लबों से कराह निकली। तो क्या समझता है मेरे ड्राइवर को ख़रीद कर तो मेरी बीवी पर हाथ डालेगा और मुझे पता नहीं चलेगा? शक तो मुझे कल ही हो गया था, मगर बस सबूत चाहिए थे, और मुझे और सबूत में आज मिल गए। जिस वक्त से मेरी बीवी इस गाड़ी में बैठी है तब से इस गाड़ी का पीछा कर रहा हूँ। इस गाड़ी में मेरा लगाया हुआ बुक मौजूद है, हर बात में अपने कानों से सुन चुका हूँ। अरहम खानज़ादा ने ये कहते पूरी कुव्वत से एक मुक्का फारूक के मुंह पर जड़ा। इसके मुंह से दो दांत उछलकर बाहर निकले थे और जबड़ा खून में ततर बतर हो गया था। वो शायद माफ़िया मांग रहा था, रहम की भीख भी मांग रहा था, मगर अरहम खानज़ादा उसे माफ़ नहीं करना चाहता था। आसपास भीड़ जमा होने लगी थी, लोग देख रहे थे। मारूफ ने अपने नाम पर लगता है ये तमाशा देखा। ये तुम घबरा कर इसने इन दोनों हथेलियों में अपना चेहरा छुपा लिया था। आखिर मेरी ज़िंदगी नॉर्मल क्यों नहीं होती? ये सारे तमाशे मेरे ही लिए ही क्यों लिखे हैं? सर्द पड़ते वजूद के साथ वो बस कहीं छुप जाना चाहती थी। उसे नहीं पता था अरहम खानज़ादा जो सलूक फ़ारूक अहमद के साथ कर रहा था, इसके साथ क्या करने वाला था। शायद मुझे तो जान से ही मार दे, यही ख्याल इसके जहन में आया। तुम ठीक हो? अरहम की आवाज़ पर इसने एकदम हथेलियाँ हटाकर देखा। वो ड्राइविंग सीट पर बैठा पीछे मुड़कर उसे देख रहा था। फ़िलहाल मैं तुमसे माफ़ी नहीं मांग सकता, इस खबीस इंसान को अरेस्ट करवा रहा हूँ, मगर इसका बाकी का हिसाब किताब मैं देख लूँगा। तुम्हारी बेगुनाही पर मुझे यकीन आ गया है। अम्मा और मारिया शायद हसद के मारे वो सब कुछ कहती थी, मगर मैं न जाने क्यों इतना अंधा हो गया था कि मैंने तुम्हारी मासूमियत पर यकीन ही नहीं किया। मगर कल मैंने फ़ैसला किया था कि मैं सच जानकर रहूँगा, और मैं कामयाब रहा। अब तुमसे बस इतनी सी रिक्वेस्ट है कि मुझे माफ़ कर दो, और बाकी हर इस शख्स से बदला मैं खुद ही ले लूँगा जिसने तुम्हें परेशान किया। वो जल्दी जल्दी बोल रहा था, शायद सड़क पर जमी भीड़ से गाड़ी निकाल लेना चाहता था। मारूफ उसे देखती रह गई। यकलख्त इसकी आंखों में पानी सा भरने लगा था। आपको मेरे कहने पर यकीन नहीं आया? अपने कानों से सुना तभी यकीन आए, इतना ही भरोसा था आपको मुझ पर। वो एकदम रो पड़ी थी। अरहम खानज़ादा के चेहरे पर अफसोस सा बिखरने लगा। प्लीज़ मारूफ रो मत, मैं तुम्हें यहाँ चुप भी नहीं करवा सकता सड़क पर, मगर मेरा यकीन करो मेरे दिल में अम्मा और मारिया ने इतना गहरा शक बो दिया था कि ना जाने मैं क्या कर बैठा। मगर शुक्र है कि मैंने पहले तहकीक करना ज़रूरी समझा, और वो वाकई पेशमान था। गाड़ी चलती रही, और जिस वक्त शहर के शानदार होटल के सामने गाड़ी रुकी, इसका हाथ थामकर वो उसे अंदर ले आया था। वो रोना भूल गई थी। फोटोग्राफर इन दोनों को साथ खड़े होने का इशारा दे रहे थे। आहिस्तगी से इसकी कमर में हाथ डाले और खुद से करीब करते अरहम खानज़ादा ने उसे देखा। तुम्हारी जायदाद के पेपर्स मैं तैयार करवा चुका हूँ। मेरे घर वाले समझते हैं कि वो जायदाद इनके नाम पर मुंतकिल होगी, जबकि ऐसा नहीं है। वो सारी जायदाद हमेशा के लिए तुम्हारी हो चुकी है। इसकी सरगोशी पर मारूफ ने चौंक कर देखा। वो जायदाद का लालची नहीं था, वो एक मजबूत शख्सियत का मालिक था, और अब वो दिल से ही हर बदगुमानी निकाले बस इसका हो चुका था। मारूफ के अंदर ढेरों इत्मीनान उतरने लगा। अचानक ही बच्चों की अम्मा और मारिया बड़े तमतराक के साथ स्टेज पर आ रही थी। इन दोनों के साथ तस्वीर बनान हो, मगर इससे पहले कि वो इनके बराबर में आकर खड़ी होती, अरहम ने हाथ उठाकर इन्हें रोक दिया। मारिया, जाकर अपनी पैकिंग कर लो, तुम्हारे शौहर को मैंने बुलवा लिया है। अपनी खवा मकवा की लड़ाई ख़त्म करो और अपना घर जाकर, फ़िलहाल हम दोनों का फ़ोटो सेशन हो रहा है, अब वहाँ जाकर बैठे। मारिया और ताईजान हक्का बक्का इसकी शक्ल देखती रह गई थी। इससे एक वक्त में इन दोनों को इनकी हैसियत बावर करवा दी थी। मारूफ के लबों पर एक हल्की सी मुस्कुराहट बिखरी। उसे अपने शौहर का अपने लिए यूँ स्टैंड लेना अच्छा लगा था। ताईजान की आंखों से निकलती आँख की लपेटें उसे महसूस हो रही थी, और मारिया इसका तो बस नहीं चल रहा था कि मारूफ के सजे सवरे वजूद को उठाकर हॉल से बाहर फेंक दे। मगर अब इनकी हुक्मरानी ख़त्म हो चुकी थी। अब वो एक मजबूत शख्स के हसार में थी। कब ख़त्म होगी ये फजूल की तकरीब यार? तुम्हें जी भर कर देखना है। कल रात भी बस ज़ाया कर दी मैंने। वो शरीर हुआ था। मारूफ की रंगत गुलाबी पड़ी, मगर अपने अंदर खिलती कलियां वो रोक नहीं पाई थी। हल्की सी मुस्कुराहट के साथ इसने अरहम खानज़ादा की तरफ देखा, और कैमरे की आँख ने यह खूबसूरत मंजर हमेशा के लिए कैद कर लिया था।